हेलो दोस्तों, मैं जयंत कुमार यूनिवर्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 देखेंगे और इस चैप्टर का नाम है बहुपद। चैप्टर का नाम है बहुपद। इस चैप्टर में जो भी पढ़ना है वो सब हम लोग एक एक करके टॉपिक वाइज पढ़ लेंगे। हम आपको फिर से बताते हैं आपको इस चैप्टर में कैसे कैसे फॉलो करना है। आपके पास 3 अलग अलग नोटबुक होना चाहिए और इन 3 अलग अलग नोटबुक में यानी एक फार्मूला के लिए, एक एनसीईआरटी का नोट्स के लिए और एक रफ वाले। फार्मूला वाले में जो हम थ्योरी बताएंगे सब फार्मूला वाले में नोट डाउन करते चले जाना है। नोट इस वाले एनसीईआरटी वाले में एनसीईआरटी के हर एक प्रश्न आपको इसी बुक में कॉपी में बनाना है। एनसीईआरटी का ही प्रश्न इसमें सिर्फ होना चाहिए और एक रफ कॉपी जिसमें हम जब पढ़ाते समय बहुत सारा होमवर्क देते हैं वो होमवर्क आपको इसी रफ कॉपी में बनाना है। तो आपको 3 अलग अलग नोटबुक फॉलो करना है, एक एनसीईआरटी के लिए, एक फार्मूला के लिए और एक रफ के लिए, क्योंकि हम डेली किसी भी टॉपिक को ख़त्म करते हैं तो उस टॉपिक पर प्रश्न करवा के खुद से प्रश्न भी देते हैं और ये प्रश्न आपको बनाना ही बनाना है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं बहुपद। और बहुपद में सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है चर संख्या के बारे में। चर संख्या के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे अचर संख्या के बारे में। अचर संख्या, ऐसे ये बात भी आपको बताया गया है, यानी एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर चर संख्या यानी वेरिएबल नंबर। अब चर संख्या और अचर संख्या समझने के लिए आपको पहले कुछ समझ लें। अचर संख्या जो कभी नहीं बदलता है, मतलब वैसे संख्या जो कभी नहीं बदलता है, जैसे 5, 3, 2, -8, -10/3, 18, 28, 800, ऐसे सभी संख्या अचर संख्या कहलाएंगे। जो कभी ना बदले वो अचर संख्या कहलाता है। ये सब कभी बदलता नहीं है। और चर संख्या जो बदलता है, जो बदलता हो यानी जिसका वैल्यू बदलता हो वो हम लोग चर संख्या कहेंगे। जैसे x, y, z यानी ABCXYZ तक की संख्या का वैल्यू बदलता है। अब आपको अच्छे से समझना है क्योंकि ये डिफिनेशन है जो थोड़ा सा गलत भी हो सकता है समय के अनुसार, लेकिन अभी आप 10th लेवल तक आप ऐसे समझ सकते हैं कि अचर संख्या जो कभी ना बदले, चर संख्या जो बदलते रहता है। जैसे आप अभी तक जो भी पढ़े हैं उसमें आपको कभी कभी एक्स का वैल्यू किसी क्वेश्चन, जैसे मान के चलो 3 अलग अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, इसमें एक्स का वैल्यू निकल के आया कुछ 4, इसमें एक्स का वैल्यू निकल के आया 7, इसमें एक्स का वैल्यू निकल के आया 8। अब 3 अलग अलग क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है कि तीनों में एक्स का वैल्यू अलग अलग आने का चांस बना रहेगा। अब देखो जब एक्स का वैल्यू यहाँ 4 है, यहाँ एक्स का वैल्यू 7 है, यहाँ एक्स का वैल्यू 3 है, तो कह सकते हैं कि एक्स का वैल्यू बदल रहा है, अलग अलग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलग अलग मान आ रहा है और ये नंबर ही कहलाते हैं चर संख्या। क्यों? क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू आ जा रहा है। अब इसमें कभी नहीं, कहीं भी कुछ रहे 5 किसी में भी आएगा वो 5 ही कहलाएगा, चाहे क्वेश्चन 1 हो, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, 5 ही रहेगा, बदलेगा कभी नहीं। तो अचर संख्या जो कभी ना बदले वो अचर संख्या, चर संख्या बदलते रहता है, उसको हम लोग चर संख्या कहते हैं। चर और अचर कंप्लीट। जैसे यहाँ अब एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल जैसे लिखा है 2, बताओ क्या है 2? कैसा संख्या है? तो आपका जवाब आ रहा होगा अचर संख्या। कैसा? सही जवाब अचर संख्या। बताओ 8 क्या है? ये भी अचर संख्या है। बताना x क्या है? तो बोलेंगे चर संख्या। x है चर संख्या। m बताना, m क्या है? चर है। y क्या है? चर है। अगर 2x लिखा रहे तो फिर पूरे 2x क्या है? तो ये चर संख्या ही कहलाएगा। याद रखना यही आपको। 9x² क्या है? चर संख्या है, क्योंकि ये बदलेगा ना। x अगर 1 है तो 2 होगा और 2 होते ही 4 हो जाएगा। 7x3 क्या है? चर संख्या है। तो आप चर संख्या और अचर संख्या के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। चर संख्या जो बदलते रहता है
वो चर संख्या कहलाता है। अचर संख्या जो कभी ना बदले वो अचर संख्या कहलाता है। तो चर और अचर में कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर दूसरा यानी नोट्स, और ये सब आपको फॉर्मूला वाले पेज में नोट डाउन करना है। हाँ, इतना सारा एग्जाम्पल नोट डाउन नहीं करेगा, एग्जाम्पल 1-2 ही कर लीजिएगा, एक इसमें से, एक इसमें से और एक इसमें से। अब हम लोग 2 में पढ़ेंगे ए पीछे कट घात यानी डिग्री, या इसी को पावर भी बोला जाता है या इंडेक्स भी बोला जाता है। तो आपको कोई भी एक नाम याद रखना है, लेकिन जो नाम याद रखना है वो ये नाम याद रखना है। हिंदी मीडियम में घात ही याद रखना है, क्योंकि क्लास से हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग है, तो घात ही ज़रूरी है। फिर हम लोग पढ़ेंगे, इसी में आगे लिखते चलेंगे। तो घात के बारे में पढ़ते हैं, टर्म के बारे में फिर पढ़ेंगे और फिर गुणांक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए घात देखते हैं क्या होता है। जैसे एक प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न के माध्यम से सिखाएंगे। 5x² प्लस में 7x³ प्लस में 9x प्लस में 4, ये दिया हुआ है एक एक्सप्रेशन, एक व्यंजक दिया हुआ है। इसमें बोला गया है कि घात ज्ञात करें। घात क्या होगा? अब आपको घात निकालने के लिए हर एक अलग अलग पद, यानी एक ए पद है, एक ए पद है, एक ए पद है और एक ए पद है, हर एक अलग अलग पद का घात देखना होता है। तो इसका पावर कुछ नहीं दिख रहा है तो 0 है। यहाँ पर पावर में x का कितना है 1, यहाँ पर 3 दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है। एक बार फिर से देखो, अगर यहाँ पर x नहीं है तो पावर 0। जिनको ये बात भी समझ में नहीं आया वो यहाँ पर देखेंगे। जैसे कांस्टेंट, CONSTANT, कांस्टेंट नंबर जो भी होता है, कांस्टेंट नंबर जो भी होता है, यही है कांस्टेंट नंबर जो भी होता है, उसमें x का पावर यानी x पावर 0 होता है। जैसे 5 रहे तो आप इसको 5 × x के पावर 0 लिख सकते हैं। अभी भी 5 है, 5 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो 5 है तो 5, x के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 5 ही आया। यानी कोई भी नंबर जैसे 6 लिखा हुआ है, तब इसको अगले लाइन में ऐसे लिखते हैं 6 × x के पावर 0, तो फाइनली 6 ही आने वाला है। तो इसीलिए कोई एक कांस्टेंट नंबर है उसका पावर में 0 होता है। और नहीं समझ में आया तो आप याद रखिए कि कांस्टेंट नंबर का पावर क्या होता है 0। कांस्टेंट नंबर का पावर क्या होता है 0। यहाँ पर तो दिख रहा है 1 है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2। जिनको यहाँ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर तो लिखा हुआ नहीं था, एक बार फिर से देखेंगे, वरना क्योंकि एकदम सबको समझ में आना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। जैसे किसी को लग रहा है कि यहाँ पर कैसे 1 बता दिए थे, तो देखो कोई भी एक से अगर नंबर है तो इसमें क्या क्या हिडन फीचर है। इसके नीचे 1 छिपा रहता है, इसके बगल में जो पावर है यहाँ पर 1 छिपा रहता है, यहाँ पर एक नंबर है वो 1 है और यहाँ पर प्लस का साइन छिपा रहता है। तो देखो 1 2 3 4, किसी भी नंबर में 4 अलग अलग बात छिपे हुए होते हैं, हिडन होते हैं। तो पावर में 1 छिपा होता है, डिवाइड के नीचे प्लस में 1, बगल के नंबर में प्लस में 1 और साइन में प्लस में 1। तो बताओ यहाँ पर क्या पावर छिपा है 1। बोलेंगे यहाँ पर कांस्टेंट नंबर है तो x के पावर यहाँ 0 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 था। अब इस पूरे एक्सप्रेशन का पूछे कि घात कितना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा घात होगा वही इस पूरे क्वेश्चन का घात कहलाएगा। तो 3 सबसे ज़्यादा है तो इसका घात 3 हो जाएगा। एक प्रश्न और देखेंगे, 9x के पावर 7 माइनस में 2x³ प्लस में 8, बताओ इसका घात कितना होगा। तो पूरे प्रश्न में सबसे ज़्यादा घात है वही घात कहलाएगा इस पूरे क्वेश्चन के लिए। तो 7 आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, 6x² माइनस में 3x प्लस में 7। अब बताओ इसमें घात कितना है, तो इसमें घात 2 है, घात 2 है। समझ में आ गया? तो आपको घात हम निकालने के लिए सिखा दिए। अब हम लोग सीखेंगे घात के बाद टर्म, घात के बाद पद की संख्या निकालना। तो टॉपिक आगे देखेंगे, 3 नंबर टॉपिक, पद की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 1 हम आपको यहाँ पर करवाते हैं। जैसे 9x² प्लस में 7x प्लस में 3। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है, यानी नंबर पदों की संख्या कितना है, तो बोलेंगे 1 पद, 2 पद, 3 पद, 1 पद, 2 पद, 3 पद। तो 3 अलग अलग पद हैं, यानी टर्म कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। टोटल 3 टर्म्स है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, 9x² प्लस में 7 माइनस में 3 प्लस में 8x² प्लस में 6x³। अब बताओ इसमें टोटल कितने पद हैं। अब जिनको लग रहा है कि हम गिन देते हैं 1 2 3 4 5, तो गलत जवाब है, 5 नहीं है। अच्छे से सोचिए,
बेसिकली ये देखने में इतना बड़ा लिख रखा है, सही मायने में ये दोनों तो जुट जाएगा, तो 8 और 9 17 एक्स स्क्वायर होगा। ये दोनों देखेंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा और ए 6x³ हो जाएगा। और आप अच्छे से गिनिए तो 1 2 3, तो इसमें पद की संख्या कितने थे? 3 थे। तो आप पद की संख्या भी गिनने आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में माइनस में 2x² प्लस में 7x प्लस में 1। अब बताओ इसमें पद की संख्या कितना है? तो सिंपल गिन देंगे अब 1 2 3, तो पद की संख्या कितना है? 3। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग गुणांक देखेंगे। ये सब बात आप पढ़े हुए हैं, फिर हम जल्दी जल्दी करवा रहे हैं। गुणांक देखेंगे, यानी टॉपिक नंबर कितना हो गया? 4। क्वेश्चन नंबर के माध्यम से ही देखेंगे, क्योंकि थ्योरी बताने का समय है नहीं, क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बस दिखा दे रहे हैं एक एक बार। 9x² प्लस में 7x³ माइनस में 3x प्लस में 7। अब इसमें बहुत सारे प्रश्न में अलग अलग तरीके, इसमें पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि x³ का गुणांक बताएं। इसमें पूछा सकता है x का गुणांक बताएं, और इसी में पूछा जा सकता है x का पावर 0 का गुणांक बताएं। अब आपको देखो इसी प्रश्न में 3 अलग अलग प्रश्न पूछा जा सकता है। हो सकता है एक ही प्रश्न पूछे सिर्फ x³ का, तो सिर्फ x³ का पूछा तो आंसर 7, लेकिन 3 पूछा है। x का गुणांक तो माइनस में 3, साइन लेके बताना याद रखना है, माइनस में 3। x के पावर 0 का गुणांक, तो देखो x के पावर 0 कांस्टेंट नंबर में ही x के पावर 0 होता है, कांस्टेंट नंबर में ही x के पावर 0 होता है, तो x के पावर 0 का गुणांक 7। तो आपको ये 3 बात ध्यान में रखना है। गुणांक कंप्लीट। एक क्वेश्चन और बस करवा देते हैं गुणांक में। माइनस में 3x के पावर 10 माइनस में 7x² प्लस में 2। अब आपने पूछे कि x के पावर 10 का गुणांक बताओ, बस एक ही प्रश्न है, तो आप माइनस में 3 आंसर जवाब दे देंगे। तो एक ही प्रश्न में 3-4 अलग अलग गुणांक का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे देखो इसमें 3 अलग अलग पूछ दिया था, इसमें एक ही पूछा। तो आप यहाँ तक देख लीजिए क्या क्या, एक बार फिर से देखें। बहुपद अभी शुरू होने से पहले जो बहुपद में बेसिक बातें आपको समझना है वो यही है, चर संख्या जो कभी ना बदले, वो चर जो बदलता है अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग आंसर आएगा, उसी को हम लोग चर संख्या बोलेंगे। अचर संख्या जो कभी ना बदले, जैसे नंबर वाले सभी नंबर अचर संख्या का होते हैं, अल्फ़ाबेट यानी ABCD वाले सब चर संख्या के अंतर्गत आएंगे। कुछ एग्जाम्पल करवाए थे। घात दी गई क्वेश्चन में जो सबसे मैक्सिमम पावर होता है वही उस क्वेश्चन का घात कहलाता है। जैसे इस प्रश्न में बहुत सारे घात थे, यहाँ का 2 था, यहाँ का 3 था, यहाँ का 1 था, यहाँ का 0 था, लेकिन इस पूरे प्रश्न के लिए घात सबसे जो ज़्यादा होगा यानी यहाँ वाला, उसी को हम लोग इस पूरे प्रश्न के घात बोल देंगे। इस पूरे प्रश्न में घात सबसे ज़्यादा 7 था तो 7 बोल देंगे। इस पूरे प्रश्न में सबसे ज़्यादा घात 2 था तो 2 बोल देंगे। पद की संख्या निकालना है, सिंपल काउंट कर देना है, 1 2 3 पद। अगर कहीं जुटता है, जैसे यहाँ पर देखो देखने से लगा कि 5 है, लेकिन सही मायने में 3 ही था, क्योंकि आपको ये भी नज़र बना के रखना है कि क्या कोई गुमराह करने का तो काम ना कर रहा है प्रश्न पूछ के। मतलब प्रश्न पूछने का मतलब कुछ और है, लिख दिया कुछ और, तो आप उसको पहले एक सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल लो, देन उस आपको जवाब देना चाहिए। -2x² प्लस 7x प्लस 1 है। यहाँ पर सिंपल कोई भी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही दे रखा है, यानी साधारण फॉर्म ही है, तो कुछ भी संभव नहीं है अलग से लिखना, तो ये 3 काउंट कर देंगे सिंपल। गुणांक आपको पता चल गया गुणांक क्या होता है। अब इतना सीखने के बाद हम लोग 10th क्लास के जो पहला टॉपिक है वो शुरू करेंगे। तो ये पहला टॉपिक ना करके हम आपको 5वां टॉपिक कर देते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं 5 नंबर टॉपिक, और ये है बहुपद का पहचान। बहुपद का पहचान, ये भी आप पढ़े हैं 9th क्लास में, और सही मायने में 9th क्लास का ही टॉपिक था, लेकिन यहाँ भी आपको जानना जरूरी है। बहुपद का पहचानने का जो तरीका है वो लिखते हैं, चर संख्या पहला रूट में नहीं होना चाहिए। जो हम लिखेंगे पहले उस पर एग्जाम्पल भी करवाएंगे, आप टेंशन नहीं लेना। तो रूट में नहीं होना चाहिए। चर संख्या यानी घात, चर संख्या का घात यानी पावर, घात निगेटिव में नहीं होना
चाहिए। चर संख्या का घात भिन्न में नहीं होना चाहिए। चर संख्या का घात है, देखो पावर, घात भिन्न में नहीं होना चाहिए। चर संख्या, यहाँ पर ऐसे लिख लो, चर संख्या भिन्न में नहीं होना चाहिए। अब इतना बात आपको ध्यान में रखना, बस यही 4 कंडीशन है। अगर ये 4 में से कोई भी एक आ गया तो बहुपद नहीं होगा, कोई भी एक आ गया वो बहुपद नहीं होगा, चारों आ गया तो और बहुपद नहीं होगा, माने बहुपद नहीं होगा, सिंपल। और इन चारों के अलावा कुछ और है तो सभी बहुपद होंगे। आप फिर से एक बार पढ़ो और आप याद करने का कोशिश करो। पहला, चर संख्या रूट में नहीं होना चाहिए। फिर से, चर संख्या रूट में नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत? चर संख्या रूट में नहीं होना चाहिए। दूसरा, चर संख्या का घात निगेटिव में नहीं होना चाहिए। चर संख्या का घात निगेटिव में नहीं होना चाहिए। चर संख्या का घात यानी चर संख्या घात भिन्न में नहीं होना चाहिए। चर संख्या घात भिन्न में, तो देखो चर संख्या घात से लेकर देखो, चर संख्या घात निगेटिव में होना चाहिए, चर संख्या का घात भिन्न में नहीं होना चाहिए, चर संख्या रूट में नहीं होना चाहिए और चर संख्या भिन्न में नहीं होना चाहिए। चर संख्या आपको पता चल गया एक्स वाले नंबर, तो उस संख्या को चर संख्या बोलते हैं। और इन चारों में से कुछ भी एक रह गया तो बहुपद नहीं होगा। इन चारों के अलावा कुछ है तो बहुपद होगा। जैसे हम एक एक करके इस पर एक एग्जाम्पल, फिर इस पर देंगे एग्जाम्पल। अब देखना शुरू करेंगे, शुरू करें। और पहला, रूट 5x प्लस में 7, एक प्रश्न ए लिखे हैं, रूट x प्लस 1/√x। फिर लिखे हैं x पावर माइनस में 3 प्लस 2x²। फिर लिखे हैं x/7 प्लस 3 प्लस x³ माइनस में 9/x। अब इनको पता करना है। अब देखो चर, एक और प्रश्न लिखते हैं। अभी प्रश्न हम लिख रहे हैं तो आप टेंशन ना लेना। चलिए, इतना सारे प्रश्न में मेरा ऐसा मानना है कि आप सीख ही लेंगे। चर संख्या रूट में नहीं रही, देखो यहाँ पर देखो तो 5x, x भी रूट में आ गया कि ना। चर संख्या x जो था वो भी रूट में है कि ना, देखो रूट यहाँ तक लगा हुआ है तो ये तो रूट में है, तो ये तो बहुपद नहीं है। यहाँ देखो ध्यान से देखना, रूट 5 तो रूट में है और हम आपको जो भी लिखवाए हैं वो चर संख्या पर लिखवाएं, अचर संख्या पर कुछ भी नहीं। तो 5 तो रूट में है, लेकिन इसके चर संख्या का देखो x तो रूट में नहीं है तो ये चलेगा और ये भी चलेगा। तो इसका मतलब ये चारों में से कोई भी बात नहीं है इसके अंदर, तो ए है, यानी ए बहुपद है। आगे देखेंगे, बोलेंगे सर इसमें तो चर संख्या रूट में आ गया। देखो चर संख्या रूट में आ गया तो क्या बहुपद नहीं है? तो हम बोलेंगे हाँ नहीं है। बोलेंगे ए बताओ ये है कि नहीं? तो बोलेंगे चर संख्या रूट में तो नहीं है, ठीक है। घात निगेटिव में नहीं है, नहीं है। घात भिन्न में नहीं है, एक्स का देखो घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो भिन्न में नहीं है। चर संख्या भिन्न में नहीं होना चाहिए। देखो चर संख्या डिवाइड के नीचे आ गया कि ना, भिन्न में आ गया कि ना। तो बोलेंगे सर तब तो फिर ए भी नहीं है, तो हाँ ए भी नहीं है बहुपद। अब ये बताओ चर संख्या कहीं रूट में है? नहीं। घात निगेटिव है कहीं? नहीं। चर संख्या भी, क्योंकि देखो घात का मतलब यहाँ पर तो 1 है, तो निगेटिव कहाँ है? घात भिन्न में नहीं होना चाहिए, भिन्न में भी नहीं, और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो देखो कहाँ है? फ्रैक्शन में तो 1 है। अचर संख्या नीचे आया है, चार संख्या नीचे नहीं आना चाहिए। देखो हम यही बताना चाह रहे थे, देखो यहाँ 4 संख्या नीचे आ गया था, एक ही नीचे आ गया है, और यहाँ तो एक ऊपर है, तो ऊपर से तो कोई लेना देना है नहीं। भिन्न में यानी नीचे नहीं होना चाहिए, हर के स्थान पर नहीं होना चाहिए। अगर लिखना है तो ये भी लिख दो, हर के स्थान पर। ये क्या लिखना है? भिन्न का मतलब वही होता है। तो ए है तो बोलेंगे हाँ, फिर तब तो ये है। ए बताओ ये है? बोलेंगे सर ये तो सामने दिख रहा है कि घात निगेटिव में नहीं होना चाहिए, यहाँ तो है, तो ये भी बहुपद नहीं है। ये बताओ ध्यान से देख के, 1/7 3x³। देखो यहाँ फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल नंबर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो है, तो ये भी नहीं है। अब मेरे ख्याल से इतना सारे प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और आपको कुछ प्रश्न अभी और हम देते हैं। √x² प्लस में 7
एक्स प्लस में 9। अब बताओ ए क्या पोलिनोमियल है यानी बहुपद है। अब जिनको लग रहा है कि रूट में आ गया है एक्स तो गलत है, तो बहुपद नहीं है, तो गलत है वो। अगले लाइन में एक्स स्क्वायर, तो सॉरी एक्स, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म होगा, तो एक्स 7x और प्लस में 9, और अगले लाइन में हो जाएगा 8x प्लस में 9। अब देखो कहीं कुछ है वैसा लफड़ा, चार बात में से कोई ऐसा बात जो आ रहा है तो बोलेंगे नहीं तब ये बहुपद है, यानी बहुपद है, तो बोलेंगे आंसर इज यस। अब बताओ तो इसका घात कितना है, क्योंकि पीछे का भी प्रश्न करवाएंगे ना, घात कितना है। बोलोगे इस प्रश्न में सबसे ज़्यादा पावर जो होगा वही घात होगा, सबसे ज़्यादा पावर यहाँ पर 1 है तो घात 1 होगा। पद की संख्या कितना है बताओ, 2 है, और x का गुणांक पूछे तो 8 है, और x के पावर 0 का गुणांक पूछे तो 9 है। तो ये दोनों क्लियर हो गया। अब एक प्रश्न और बताओ, क्या ये बहुपद है? आप खुद से बनाइए। तो ये तो बहुपद है, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x। पद की संख्या कितना है तो बोलेंगे 1 2 3। घात की संख्या कितना है तो 2। अब एक प्रश्न और बनाना, x प्लस 1 बटा रूट एक्स का स्क्वायर। बताओ ये बहुपद है? जिनको लग रहा है कि हाँ ये बहुपद है वो एक बार पेन पेपर का यूज करें और फिर जवाब दें। जल्दीबाजी में जवाब नहीं देना है, आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रश्न हमेशा सिंपल होगा इसका भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो अब ये रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो अगले लाइन में x हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 है भी तो 2 रूट एक्स हो जाएगा। और यहाँ तमीज़ से देखेंगे तो रूट के अंदर x आ चुका है, और रूट के अंदर x आ चुका है मतलब आप जो रूल लिखवाए थे कि रूट में नहीं होना चाहिए, चार संख्या रूट में नहीं होना चाहिए, चार संख्या का घात नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, चार संख्या का घात भिन्न में नहीं होना चाहिए, चार संख्या फ्रैक्शन में भिन्न में नहीं होना चाहिए। तो ए बहुपद नहीं है, ये बहुपद था। अब आपको हम बस होमवर्क के तौर पर एक प्रश्न करवाते हैं। एक प्रश्न और आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछता है ऑब्जेक्टिव में, इनमें कौन बहुपद है? ऑप्शन में दिया रहेगा x प्लस 2x, बी में दिया रहेगा x प्लस 1 बटा x, सी में दिया रहेगा x के पावर माइनस में 3 प्लस 4, डी में दिया रहेगा रूट एक्स प्लस में 7। अब बताओ इसमें कौन बहुपद है? तो सिंपल सा जवाब ए बहुपद है। दूसरा बात, जब भी प्रश्न मिले तो तुरंत जवाब ना देके आपको चेक करना है क्या वो प्रश्न कुछ तोड़ा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। अगर वो ऐसे कुछ हो रहे हैं तो करें, देन आप बताएं कि बहुपद है या नहीं। तो आपको हम आपको बहुपद और बहुपद के पहचान तक हम आपको बताएं। देख लीजिए एक बार चर संख्या क्या होता है, एक बार फिर से देख लीजिए चर संख्या क्या होता है, अचर संख्या क्या होता है। अब हम आपको एक प्रश्न करवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। कुछ 3-4 अलग अलग क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद आज का क्लास ख़त्म करेंगे। जैसे मान के चलो px है, यानी ऐसे बहुपद को डिनोट करने का तरीका है p और ऐसे ऑफ में x लगा के, और ऐसे a लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में 3 प्लस 9, और इसमें बोला है फाइंड, सॉरी हिंदी में लिखना है हमको, ये हिंदी मीडियम से है, कहीं कहीं अंग्रेजी में आता है, इससे आपको कुछ भी लेना देना नहीं है, आप हिंदी मीडियम ही फॉलो करें। इसमें आपको ज्ञात करें P2 का वैल्यू। अब ऐसे प्रश्न को कैसे बनाया जाए, पहले सिंपल एक प्रश्न बनाने का है, इस तरह के प्रश्न को हम आपको सिखा रहे हैं। इस तरह के प्रश्न को आपको रफ कॉपी में बनाना है, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ऐसे प्रश्न भी आपको आना चाहिए। जैसे चर संख्या भी नहीं था, लेकिन जानना जरूरी है। बहुपद का पहचान 9th क्लास में था तो 10th क्लास में देगा नहीं, तो भी जानना जरूरी है 10th क्लास में पढ़ते समय। तो px एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9 ज्ञात करना है P2 का वैल्यू। तो ऐसे प्रश्न में क्या बोला है, ये प्रश्न दे रखा है और बोला है P इंटू 2, यानी जहाँ x है वहाँ क्या रखिए 2, तो अगले लाइन में P2, और x जहाँ जहाँ है वहाँ 2 रखेंगे, तो x का स्क्वायर 2 प्लस में 9, अगले लाइन में हो जाएगा 2 2 जा 4, मतलब 2 दूना 4 प्लस 2 प्लस 9, 9 और 2 11 और 4, तो 11 4 15, तो ए हो गया इसका जवाब। यानी हम लोग कह सकते हैं कि P2 का वैल्यू कितना आ गया
15। ए प्रश्न आपको आ गया बनाने। हाँ, इसी प्रश्न में एक और प्रश्न करवाते हैं अभी। पी वाई देगा, मतलब आपको पी एक्स पी वाई से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर है ना कि पोलोनोमियल है जो एक्स के फॉर्म में है, यहाँ पर है पोलोनोमियल है जो वाई के फॉर्म में है, यानी बहुपद वाई के फॉर्म में रहेगा, यहाँ पर बहुपद एक्स के फॉर्म में रहेगा। जैसे यहाँ वाई क्यू माइनस में 3y प्लस में 7, और यहाँ पूछेगा वाई का वैल्यू 1/3। तो आप बना लेंगे सिंपल, p 1/3 रखेंगे, और जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ 1/3 कर देंगे। 3 × 1/3 प्लस में 7। अब आपको यहाँ से बहुत इजीली आप फाइंड कर सकते हैं, 3 का क्यूब 27 होता है। यहाँ तो 3 से कट के हो जाएगा 1 और प्लस में 7, और अगले लाइन में हो जाएगा 1/27 प्लस में 6। देन इस यहाँ से आपको बनाने आना चाहिए। तो यहाँ के बाद हम आपको छोड़ते हैं। आप इतना हमको भी पता होना चाहिए और आपको भी आना चाहिए। अगर इतना भी नहीं आ रहा है तो मैथ में आपको बहुत दिक्कत है, फिर आपको बहुत मेहनत करने का ज़रूरत है या फिर छोड़ने का ज़रूरत है। तो यहाँ तक छोड़ दिए, यहाँ के बाद आपको करना है। अब हम आपको होमवर्क देते हैं, और ये होमवर्क आपको रफ कॉपी में बनाना है। 10 उदाहरण लिखें बहुपद का। 10 उदाहरण लिखें जो बहुपद नहीं हो, जो बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, 5x² माइनस में 2x³ प्लस में 7, देन फाइंड p माइनस में 3। अब ऐसे यहाँ पर px लिखने का भी कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन चलो अभी फ्रैक्शन का फॉर्मेशन उसी रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, pm लिखे हैं, इट मीन्स कि m के फॉर्म में बहुपद होगा। तो m माइनस 3m³ प्लस में 7, यहाँ पर आपको निकालना है p माइनस में 2/3। ये डिफ़िकल्ट क्या है, ये सब डिफ़िकल्ट क्यों बोलना। 5 नंबर वाले प्रश्न में 5x² प्लस में 7x³ माइनस में 9x² प्लस में 3 प्लस में 4x प्लस में 8, इसमें आपको घात और पद की संख्या और x के पावर 3 का गुणांक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में HCF बराबर 18 है और LCM क्या लिखें, रुक जाओ 1 मिनट, बस प्रश्न का नेचर चेंज करते हैं। A 12 है, B 4 है, HCF 4 है, ज्ञात करें LCM। क्वेश्चन नंबर 7 में 3 घंटी 2 सेकंड 5 सेकंड और 8 सेकंड के समय अंतराल पर बजती है, तो तीनों घंटी एक साथ कब बजेगी। क्वेश्चन नंबर 8 में यूक्लिड विभाजन से
क्या ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है और इसमें आपको NCERT 1.1 कंप्लीट करना है। अब आपको क्या, देखो अब कितना अच्छा हम आपको करवाए हैं। जो आज हम बताएं उस पर पहले होमवर्क दे दिए अपना मन से। कुछ प्रश्न हम आपको रियल नंबर चैप्टर का भी दिए हैं। देखो ए प्रश्न रियल नंबर का चैप्टर है और एक हम रियल नंबर चैप्टर रिवीजन भी दिए हैं। अब किन्हीं को लगा कि हम तो 1.1 बना ही लिए हैं तो क्या करें, वही NCERT वाली कॉपी का फ़ोटो खींच के टेलीग्राम पर भेजेंगे, तो ये गलत होगा। आप एक ही बात को 2 बार बनाएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे कर पाएंगे। 10th का एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव प्रश्न है, आपको लिखने भी आना चाहिए। अगर आप नहीं लिखते हैं तो प्रश्न 5 नंबर के प्रश्न में 4 नंबर दिया जाएगा और ऐसे प्रश्न अगर 5-6 हुए तो हर में 1-1 नंबर कटेगा, तो 5-6 नंबर ऐसे ही कटेंगे। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है कि 5 में 5 ही मिले, तभी आप जो सोचे हैं वो नंबर आप अचीव कर पाएंगे। वरना 70-80 नंबर लाना, 80-85 नंबर तक भी लाना मैथ में कोई उतना डिफ़िकल्ट काम है नहीं। अगर आप 90+ जाते हैं तब आप एफर्ट किए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं, क्योंकि वहाँ पर आपका डिपेंड करता है आप कैसे लिखते हैं। वरना 10th क्लास में मैथ में अब 50 तो ऑब्जेक्टिव ही हो गए हैं, आपके पास 100 प्रश्न होंगे और उसमें 50 प्रश्न करना है, जो बहुत ही आसान है, एकदम ईजी है। 50 में 50 नंबर यहाँ ना भी पढ़ेगा वो लाएगा, ना पढ़ेगा वो भी मतलब देख के इधर उधर से करके। बाकी बचे 50 नंबर जो सब्जेक्टिव के फॉर्म होंगे, 2 नंबर 3 नंबर और 4 और 5 नंबर के प्रश्न होंगे। यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखते हैं कि आपका वहाँ पर 50 से 49 आ जाए या 48 आ जाए या 47 आ जाए, क्योंकि 5 कटा तो आप 5 यानी 95 से नीचे आ गए। तो आपको हम हर दिन पीछे का भी रिवीजन करवाएंगे। अब बात आया कि करना क्या है। ये जितना भी प्रश्न है सब रफ कॉपी बनाना, क्योंकि NCERT के नोट्स में आप 1.1 बना चुके हैं, तो बस वो एक बार हो चुका है। जब वहाँ अब रफ कॉपी में जब NCERT में 1.1 बनाएंगे, जो प्रश्न आपको बने वो सही है, जो प्रश्न नहीं बने NCERT का नोट कॉपी उठाएंगे और देखेंगे, उसी जैसे बना के बंद कर देंगे उसको। अगर आप एक बार में बना दिए सारा प्रश्न, कुछ भी देखने का जरूरत नहीं पड़ना, इसका मतलब आप मेहनत किए थे शुरुआती स्तर में। नहीं बना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उसको देखिए। इसीलिए तो हम NCERT का अलग नोट्स बनवा रहे हैं कि नहीं बना तो उसमें देखिए और फिर ट्राई कीजिए, बन गया। सोचो अब अगले बार फिर कभी जब होमवर्क मिला तो बनना ही चाहिए। अगर वहाँ भी नहीं बना तो शायद 1-2 बार प्रैक्टिस और करने का ज़रूरत है, क्योंकि देखो हर अलग अलग तरीका का स्टूडेंट है। कोई एक स्टूडेंट ऐसे होता है जो एक बार में सीख लेता है और भूलता भी नहीं है, कुछ ऐसे है जो 2 बार में सीखता है और भूलता है। तो उसको, ऐसे स्टूडेंट जो सीखने में भी उसको 2 बार लग रहा है और बाद में भूल भी जाता है, तो ऐसे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने का ज़रूरत है, मोर एफर्ट करने का ज़रूरत है। 3-4 बार आप उसको बनाइए। अगर इतना में भी बाद में आप भूलते हैं तो 6-7 बार बनाइए, और इतना में कोई भी नहीं भूल सकता है। 6-7 बार बना लेने के बाद बहुत ही आसानी से आप बना पाएंगे और एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा तो आप बहुत तेज़ी से कर देंगे, मतलब टाइम के अंदर बना के क्लियर कर रखे होंगे। तो जो भी हम ऐसे होमवर्क देंगे, जब कभी होमवर्क देंगे, और ये होमवर्क ऐसा नहीं कि एकदम फालतू होमवर्क रहेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बुक में रहेगा और वो आपको काम करेगा। और क्योंकि ऐसे भी हम आपसे आगे पढ़ चुके हैं तो हमको पता है कि किस तरीक़ा के प्रश्न आ सकता है, आएगा, तो हम उस तरीक़ा के प्रश्न लिख के ही देंगे। क्योंकि बुक हम बताएंगे कुछ, कोई खरीदेगा कुछ, कोई खरीदेगा कुछ, तो ऐसे में प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम मैक्सिमम बात लिख ही देंगे। तो चलिए आज का क्लास इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।